वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है जहांदर शाह। हमारा मुग़ल साम्राज्य चल रहा है। मुग़ल साम्राज्य में अभी तक हमने देखा किस तरह औरंगजेब के बाद उत्तरकालीन मुग़ल शासकों का आगमन होता है। बहादुर शाह की बात हो चुकी थी। आज का हमारा टॉपिक है जहांदर शाह। जहांदर शाह का पूरा नाम था मिर्ज़ा मुइज़ उद-दीन बेग मोहम्मद खां जहांदर शाह बहादुर। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1661 को दक्कन में और इनके पिता का नाम था बहादुर शाह प्रथम। इनकी मृत्यु 1713 ईस्वी में दिल्ली में हुई। जहांदर शाह बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके चारों बेटों में काफ़ी ज़्यादा गृह युद्ध हुआ। उनमें जहांदर शाह की जीत हुई थी। जहांदर शाह के अन्य भाइयों की बात करें तो उसमें अजी-उस-शान, रफ़ी-उस-शान और जहाँ शाह, इन सब के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें कि जुल्फ़िकार खां के सपोर्ट के कारण जहांदर शाह का शासन कायम हो चुका। यहाँ बताया जा रहा है कि जहांदर शाह के पिता बहादुर शाह प्रथम की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारियों में सभी भाइयों में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था और इस भीषण संघर्ष में उसके 3 भाइयों की मौत हो गई थी। उन सभी तीनों भाइयों में अजमे-उस-शान यानी कि जहांदर शाह का जो दूसरा भाई था, जहांदर शाह सबसे बड़ा भाई था और उसके बाद का भाई था अजमे-उस-शान। उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और कहा जाता है कि अगर वह सम्राट बनता तो शायद इतिहास में कुछ और ही नाम होता। लेकिन जुल्फ़िकार खां ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके के कारण अजीम-उस-शान को एक तरफ कर दिया गया और दूसरी तरफ अन्य तीनों भाइयों को रख दिया गया। जब इन लोगों में संघर्ष हुआ तो निश्चित तौर पे अजमे-उस-शान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और फिर जहांदर शाह का शासन कायम हो जाता है। इसने बहुत ही कम समय तक शासन किया था और ऐसा माना जाता है कि वह अपने मंत्री यानी कि जुल्फ़िकार खां जो था, जिसने कि उसे मुग़ल सत्ता पाने में मदद की थी, उसके हाथों की मात्र एक कठपुतली था। इसके शासनकाल के सभी महत्वपूर्ण फैसले जुल्फ़िकार खां के द्वारा ही लिया जाता था और उसकी विफल नीतियों के कारण धीरे धीरे मुग़ल वंश की नींव कमज़ोर हो गई और बाद में यही मुग़ल वंश के पतन का सबसे मुख्य कारण भी बना था। तो इस तरह से जहांदर शाह का जो समय काल रहता है वो बहुत ही अल्पकाल के लिए सामने आता है। इसके बारे में अगर सिडनी ओवन की बात करें तो सिडनी ओवन ने जहांदर शाह के बारे में एक बात कहा है। उन्होंने कहा है कि यह शाह तैमूर, बाबर और अकबर इनके खानदान की पूरी तरह से पतित प्रतिनिधि है। यानी कि पतित प्रतिनिधि का मतलब होता है कि पूरी तरह से डिक्लाइंड, यानी कि जो बात तैमूर, बाबर और अकबर में थे, जस्ट अपोजिट ये लोग उत्कर्ष की तरफ जा रहे थे और जहांदर शाह क्या है वो पतन की तरफ आ रहे। तो इन लोगों का उसका प्रतिनिधित्व जहांदर शाह करता है। उसके बारे में सिडनी ओवन का विचार है कि उन्होंने कहा है कि जहांदर शाह एक नीच, चरित्रहीन, दयाहीन और कायर किस्म का बादशाह था, जो कि एक औरत जिसका कि नाम लाल कुंवर था उसके प्रेम में बहुत ही बुरी तरीके से पागल था और इसके कारण वह हर जगह घृणा का पात्र भी बन गया था। और जितने भी इज्जतदार सरदार, अमीर या फिर जो भी अधिकारीगण होते थे वे शासक के साथ बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनका इमेज जो है आम जनता के बीच में, यानी कि आम जनता का जो जीवन है उसमें एक गंदी मिसाल के रूप में जाना जाता था। तो इस तरह से जहांदर शाह का अंत होता है और फिर इसके बाद इसके बेटे यानी कि फ़र्रुखसियर का समय आता है। फ़र्रुखसियर के समय में क्या, फ़र्रुखसियर ने अपनी राजगद्दी के लिए विद्रोह किया था। फ़र्रुखसियर एक समय ऐसा भी आया था जबकि राजधानी की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो अजीत-उस-शान का जो बेटा था, उसके बेटा फ़र्रुखसियर, जो कि जिसकी आयु उस समय मात्र 30 वर्ष की थी। 30 वर्ष की आयु में ही वह बंगाल का सूबेदार भी था और 1712 ईस्वी में वह पटना आया। पटना आकर जब उसने देखा कि उसके साम्राज्य बहुत ही बुरी कंडीशन में है तो उसने वहाँ पर विद्रोह कर दिया और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। उसे सम्राट बनाने के लिए उसकी सहायता 2 लोगों ने की थी। एक तो पटना के सहायक थे जिनका की नाम था सैयद हुसैन अली खां और उनके बड़े भाई यानी कि इलाहाबाद के सहायक सूबेदार अब्दुल्ला खां। इन दोनों का सहायता प्राप्त हुआ था फ़र्रुखसियर को जब उसने विद्रोह किया था। तो सबसे पहले फ़र्रुखसियर के बारे में जानते हैं। फ़र्रुखसियर का पूरा नाम था अब्दुल मुज़फ़्फ़रुद्दीन मोहम्मद शाह फ़र्रुखसियर।
इनका जन्म 20 अगस्त 1685 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 28 अप्रैल 1719 को दिल्ली में। इनकी माँ का नाम था साहिबा निस्वान और पिता थे अजीम उस्सान। 1713 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बनने के बाद ही फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी थी। इसके साथ ही उसके शासनकाल में सिख नेता बंदा सिंह को उसने 740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया था और बाद में जब उन लोगों के द्वारा इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया गया तो उन सबकी हत्या करवा दी गई थी, निर्मम तरीके से हत्या करवा दिया गया था। और 1717 में यही वो शख्स है जिसने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था और इसके बाद ही अंग्रेजों का जो वो प्रथम स्थायित्व होता है, मतलब कि एक व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि यहाँ पे एक हक के रूप में पैर जमाना, वो फर्रुखसियर के समय में ही हुआ था। इसके बाद से अंग्रेज भारत में मजबूती से पैर जमाने में सफल हो गए थे और दूसरी तरफ एक तरफ अंग्रेजों की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जा रही थी तो दूसरी तरफ मुगल पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो इसके शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण काम भी थे, जैसे कि इसने जो भी सैनिक अभियान किए थे, जैसे कि मेवाड़ में जो विद्रोह हुआ था उसे शांत करने के लिए मेवाड़ के जो तत्कालीन राजा थे अजीत सिंह फर्रुखसियर के समय में बहुत ही निर्भीक होकर राजी करने लगा था और उसने क्या किया था, मुगलों के द्वारा जो कुछ अधिकारी उसके राज्य में रखे गए थे यानी कि मेवाड़ में उसकी पोस्टिंग की गई थी तो उन सबको वहाँ से हटाने लगा। तो और उसके द्वारा जो विद्रोह किया जाता था उसका फर्रुखसियर के द्वारा बहुत ही निर्ममतापूर्वक दमन किया गया था। इसके अलावा बंदा बहादुर के बारे में जो भी बताया गया था, बंदा बहादुर ने भी इसी तरह का कुछ काम किया था। वैसे भी सिखों के जब गुरु गोविंद सिंह की मौत हो जाती है उसके बाद किसी ने भी मुगलों को अपने ऊपर वर्चस्व कायम करने नहीं दिया। उसमें बंदा सिंह सबसे ज़्यादा आक्रामक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। फर्रुखसियर ने क्या किया, फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को उसके समर्थकों जिसकी की संख्या 740 थी उसके साथ गिरफ्तार करके उन सब की हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से हम देखें तो सिखों का जो सिखों के विरुद्ध जो उसने आक्रमण किया उसमें भी सफलता पाई। इसके बाद आते हैं जाटों का विद्रोह। जाट चूड़ामन ने भी फर्रुखसियर के समय में ही विद्रोह किया था और यह फर्रुखसियर के शासनकाल की एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। चूड़ामन बड़ा डाका डालता था जिससे कि साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी, अशांति थी और कुव्यवस्था फैलती ही जा रही थी। क्योंकि पहले के समय में क्या होता है, जब बहादुर शाह का समय था तो बहादुर शाह ने उसे पद की लालच देकर उसे शांत करने का प्रयास किया था, कोशिश की थी कि वह शांत हो जाए, लेकिन उस समय भी उसे सफलता नहीं हासिल हो पाया था। इसके अलावा उसने धूला नामक दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो इसके लिए सबसे पहले फर्रुखसियर ने जयसिंह को भेजा था ताकि वो जाटों को शांत कर सके, लेकिन जयसिंह को चूड़ामन के विरुद्ध कोई बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं पाती है। इसके बाद ही क्या होता है, अंत में सायद बंधु ने भी उन लोगों के साथ शांति का समझौता कर लिया था और इसी समझौते के अनुसार धना का जो दुर्ग है यानी कि धना दुर्ग पर चूड़ामन का अधिकार स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने सम्राट को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में वह कभी भी डकैती नहीं करेगा और साम्राज्य में अशांति उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह सम्राट के अधीन ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो मेवाड़ का जो विद्रोह होता है उसका दमन कार्य, सिखों का दमन कार्य, जाट चूड़ामन का दमन कार्य, ये सभी फर्रुखसियर के द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा दलीय राजनीति जो थी, क्योंकि शासनकाल में क्या था, दरबार जो थे वो दलों में बदल गया था, बहुत सारे गुट बनने लगे थे। हर तरह के गुटों का सामना, जैसे कि तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, इन सारे गुटों के बीच में क्या था, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या था, विरोध था, एक दूसरे के प्रति वे हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे। तो फर्रुखसियर ने कोशिश की थी कि एक दूसरे के विरुद्ध जो षड्यंत्र किया जाता था, जो राज दरबार एक अड्डा बन गया था, षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था, उन सबको हटाने की कोशिश की थी। उसने साम्राज्य की संपूर्ण सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार और अयोग्यता का संचार होना शुरू कर दिया था। यानी कि ये सारे षड्यंत्र इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उनके शासनकाल में ही, मतलब कि उसके दरबार में इस तरह के षड्यंत्र काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे। तो इस तरह से
फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर के समय में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना तो है उनके शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में अपना पैर जमाना। उनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल देखने को मिलता है 27 सितंबर 1719 से लेकर 26 अप्रैल 1748 ईस्वी तक, और इनका पूरा नाम था अबू हल फतह रोशन अख्तर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसे कि हम हुमायूं के नाम से भी जानते हैं। एक हुमायूं वो थे जो सबसे पहले आए थे बाबर के पुत्र के रूप में, और दूसरे मोहम्मद शाह जिनका कि निक नेम था हुमायूं। इनकी माँ का नाम था कुदसिया बेगम और पिता थे खुजीजिस्ता अख्तर जहान शाह। इनकी पत्नियों का बारे में बात करें तो उसमें दो तीन का नाम आता है, जैसे कि बादशाह बेगम, मलिका उज्जमानी और उद्धम बाई। इनके बच्चे बस एक रहे हैं, अहमद शाह बहादुर। यहाँ बताया जाता है कि मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के भी नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा पूछा जाता है कि रंगीला मुगल राजवंश के कौन सा ऐसा शासक है जो कि रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है मोहम्मद शाह। और इन्हें यह नाम दिया गया है इसलिए क्योंकि इन्हें नाच गाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली के ऊपर। नादिर शाह का आक्रमण भारतीय इतिहास में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर सिर्फ नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह कौन थे? नादिर शाह के बारे में कुछ जानना चाहिए। नादिर शाह 1736 ईस्वी में ईरान के शासक बनते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा युद्धप्रिय थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और वह विश्व विजेता का खिताब भी जीतना चाहते थे। जैसे कि महमूद गजनवी और सिकंदर महान, इन दोनों का वह अनुकरण किया करता था। उसके मन में यह था कि अगर उसके अंदर इन दोनों की क्वालिटीज आ जाती है तो वह विश्व विजेता का खिताब जीतने के योग्य बन सकता है, और इसके लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना चाहिए होगी, और सेना का जीवन यापन करने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। और इसी ख्याल से उसने भारत पर आक्रमण भी किया था। और यह सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि नादिर शाह का जो आक्रमण होता है वो मोहम्मद शाह के ही राज्यकाल में देखने को मिलता है। इसके बारे में लॉकहार्ट का कहना है, उनका मानना है कि हिंदुस्तान की लूट से वह अधिक अफगानी और उज्बेकी सेना खरीद करके उसे वेतन दे सकता था और तुर्कों के साथ फिर से युद्ध कर सकता था। तो यह एक बहुत बड़ा कारण था कि उसे अपने लिए एक बहुत बड़ी सेना खरीद करके उसे मेंटेन करना था, इसलिए उसने धन के लिप्सा के ख्याल से भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के बाद आते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जितने भी कई विदेशी शक्तियों ने भारत में अपने पैर पसार लिए, जिससे मुगल वंश का पतन होना तय हो गया, और इस तरह से मोहम्मद शाह मुगल वंश के एक कमज़ोर शासक के रूप में उभरे। इसके बाद बात आती है अहमद शाह बहादुर की। अहमद शाह बहादुर की अगर शासनकाल को देखें तो यह शुरू होता है 26 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह बहादुर ने मुगल सल्तनत पर करीब 6 साल तक शासन किया था। उसके शासनकाल में राज्य का कामकाज महिलाओं और हिजरों के एक गिरोह के हाथ में था, और अहमद शाह बहादुर अपने नाम के विपरीत, यानी कि उनका नाम था बहादुर लेकिन थे बहुत ही डरपोक। वह एक अयोग्य और अय्याश किस्म का शासक था, जिसमें कि प्रशासनिक क्षमता न के बराबर थी। उसकी मूर्खतापूर्ण फैसलों से न सिर्फ मुगल अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर हो गई, बल्कि भारत पर भी अफगानों का खतरा बढ़ गया। तो अब हम देखते हैं अहमद शाह बहादुर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। कार्य नहीं किया तो सम्राट, जब आलमगीर द्वितीय जब सम्राट बनते हैं तो उस समय उसने किया था, उसने अपना वजीर नियुक्त किया था इमाद उल मुल्क को, क्योंकि आलमगीर द्वितीय सिर्फ 5 वर्षों के लिए ही शासक बन पाया था, लेकिन इसी इतने छोटे से काल में ही वह अपने वजीर के हाथों का खिलौना बन गया था। इसके शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में देखें तो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ही माना जाता है। इसी के समय में पंजाब पर अपना आधिपत्य कायम करने में अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर पंजाब में अपना आधिपत्य कायम कर लेता है।
सम्राट ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे, उसे बहुत सारे उपहार दिए थे, बहुत सारे रुपए पैसे दिए थे, बहुत सारी स्त्रियों को देकर खुश किया था। लेकिन फिर भी उसके जो वजीर थे इमाद उल मुल्क ने एक षड्यंत्र रचा और आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी थी। जब उसकी हत्या हो जाती है तो आलमगीर द्वितीय का जो बेटा रहता है अली गौहर ने अपने सम्राट होने की घोषणा कर दी और शाह आलम के नाम से अपना राज्याभिषेक भी करवाया। तो इसके बाद के शासकों में देखें तो आलमगीर द्वितीय के बाद उनका बेटा उसके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आते हैं, जिनका की नाम था शाह आलम द्वितीय, और इनका शासनकाल रहता है 24 दिसंबर 1759 से 19 नवंबर 1806 तक। 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पूरे नाम के बारे में बात करें तो इनका जो नाम था वह था अब्दुल्लाह जलाल उद्दीन अब्दुल मुजफ्फर हमउद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह ए आलम द्वितीय। शाह ए आलम द्वितीय वही है जिन्होंने कि क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। इनकी माँ की बात करें तो इनकी माँ का नाम था जीतन महल, और बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि की थी, ठीक है। और इस संधि के मुताबिक वह ईस्ट इंडिया कंपनी से मिली पेंशन से ही अपना जीवन यापन कर सकता था। यह वह समय था जबकि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से जमा दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त काल रहा है। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी राज्यों के समेत कुछ अन्य राज्यों पर भी अपना प्रभुत्व कायम कर चुकी थी और मुगल सत्ता पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। क्योंकि बाद में क्या शाह आलम आलमगीर का दूसरा बेटा था, और आलमगीर द्वितीय की जब हत्या होती है तो उसके बाद आलमगीर का बेटा अली गौहर ने जब अपने अली गौहर का मतलब यही हुआ शाह आलम द्वितीय ने अपने आप को जब सम्राट घोषित कर लिया था तो उसके सामने कुछ नई चुनौतियां थी। सबसे पहले तो उसे अंग्रेजों के साथ भी अपना रिलेशन बना के रखना था, अपने संबंध कायम करना था। इसके बाद अंग्रेजों से जब उसकी हार हो जाती है, जब वो अंग्रेजों के अधीन अपने आप को रखने में असमर्थ पाता है तो बक्सर का युद्ध करता है। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। क्योंकि इस संधि में क्या कहा गया था, इस संधि को पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी के लिए ही बनाया गया था। इसके बारे में अगर एलिस के बारे में बात करें तो एलिस ने कहा है कि एलिस ने पटना पर उस समय अधिकार कायम कर लिया था, लेकिन नवाब की सेना यानी कि साहब आलमगीर द्वितीय ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया। और बदले में क्या हुआ, इसके साथ ही मुगल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट होने को सामने आ जाता है। इसके लिए क्या हुआ, जब ये सारी स्थितियां सामने आने लगी तो आलमगीर द्वितीय ने जो अपना वजीर नियुक्त किया था जिसका कि नाम था इमाद उल मुल्क ने ही आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। जब उसकी हत्या हो जाती है तो आलमगीर द्वितीय का जो दूसरा बेटा रहता था उसका नाम था अली गौहर ने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषणा कर दी और उसने शाह आलम द्वितीय के नाम से इतिहास में प्रसिद्धि पाई। इसके पूरे नाम की बात करें तो शाह आलम द्वितीय का पूरा नाम था अब्दुल्लाह जलाल उद्दीन अब्दुल मुजफ्फर हमउद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह ए आलम द्वितीय। इनकी माँ का नाम था जीनत महल, कहीं कहीं जीतन महल भी देखने को मिलता है, और पिता थे आलमगीर द्वितीय। इनकी मृत्यु हो जाती है 1806 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय की बात करें तो उत्तरकालीन के जितने भी अयोग्य और दुर्बल मुगल बादशाह थे उसमें केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी, और उसमें एक नई कड़ी के रूप में शाह आलम द्वितीय का नाम सामने आता है। क्योंकि इन समय में संकट काल में क्या हुआ था, इस समय मराठा और विदेशी शक्ति यानी कि अंग्रेजों, इन दोनों की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा विस्तार पकड़ रही थी, बहुत ज़्यादा सुदृढ़ता पा रही थी। और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य जो था उसकी स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मराठी और अंग्रेज़ों की जो शक्ति विस्तार हो रही थी उसी समय में शाह आलम द्वितीय का आगमन होता है, और वह अपनी
स्थिति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता है, क्योंकि वह उसकी बहुत ज़्यादा उसके लिए स्थायित्व प्रदान करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसने कोशिश ज़रूर की थी। शाह आलम द्वितीय के समय में ही बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और बक्सर के युद्ध में हार के बाद ही शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और यह करने वाले थे क्लाइव। क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, और इस संधि में यह बताया गया था कि शाह आलम द्वितीय अपने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पेंशन मिलेगी उसी से अपना जीवन यापन कर सकता था। और इसके दौरान यानी कि इसके शासनकाल के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यह भी होता है कि अहमद शाह अब्दाली का पुनः आक्रमण देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अहमद शाह द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त काल रहा है, और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी राज्यों के साथ कुछ अन्य राज्यों पर भी अपना प्रभुत्व कायम कर चुकी थी। इस तरह से मुगल शक्तियों का जो कमज़ोर होने का जो कड़ी है वो एक के बाद एक मजबूत होती जा रही है, यानी कि वो कड़ी कम वो पतन की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद आते हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में अकबर शाह द्वितीय। इनका पूरा नाम था अबू नासिर मोइन उद्दीन मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय, और इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1760 को मुकुंदपुर में, और मृत्यु होती है 28 सितंबर 1837 को दिल्ली में। इनकी माता का नाम था कदसियाल बेगम, पिता थे शाह आलम द्वितीय। अकबर शाह के बारे में बताया जाता है कि यह मुगल वंश का 18वां सम्राट था, और इसने करीब करीब 31 साल तक मुगल सत्ता पर राज किया था। चूँकि अगर शासन के समय है उसे देखें, 31 साल का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले के शासकों में क्या है, जो अकबर आते हैं या फिर औरंगजेब जो है, औरंगजेब और अकबर इन दोनों का शासनकाल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों के शासनकाल में क्या होता है, मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही होती है, जबकि दूसरी तरफ अकबर द्वितीय का जो ये शासनकाल है 31 साल का, इस शासनकाल में उनके द्वारा किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो कि गिरती हुई मुगल व्यवस्था को संभाल सके। हालांकि कहा जाता है कि इसके शासनकाल में मुगल काल सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। इस समय में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया था, और उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे ही जीवन यापन करना पड़ रहा था। अकबर शाह द्वितीय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपना गुजर बसर कर रहा था, और बस एक नाम मात्र का शासक रह गया था। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का शासनकाल देखने को मिलता है 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857, जब तक कि 1857 की क्रांति नहीं हो जाती है, इसका रिवोल्ट नहीं होता है और उसमें इनका पार्टिसिपेट देखने को नहीं मिलता है। उस समय तक ये शासक बने रहते हैं। इनका पूरा नाम था अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर। इसे बहादुर शाह द्वितीय के भी नाम से भी जानते हैं, और इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में, और मृत्यु होती है 7 नवंबर 1862 को रंगून, जो कि वर्मा में स्थित है, और इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे मन्यमार भी कहते हैं। इनकी माता का नाम था लालबाई और पिता थे अकबर शाह द्वितीय। इनका शासनकाल चला था 28 सितंबर 1837 से लेकर 14 सितंबर 1857 ईस्वी तक। इनके बारे में बताया जाता है कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इन्होंने आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें कुछ समय के लिए सम्राट भी घोषित कर दिया गया था, और बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को भारत से खरीदने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि अपने शासनकाल के दौरान उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं थीं। कहा जाता है कि इस समय मुगल साम्राज्य की स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी कि उन्हें अपने घर के बर्तन तक बेचने पड़ते थे अपने जीवन यापन के लिए। वह अंग्रेजों पर पूरी तरह से आश्रित हो गए थे, और 1857 के रिवोल्ट में जब अंग्रेजों से उनकी हार हो जाती है तो उन्हें निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें म्यांमार भेज दिया जाता है, और वहीं पर 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है।
इसी के साथ सदियों तक भारत पर राज कर चुके मुगल राजवंश का अंत हो जाता है, यानी कि पतन हो जाता है। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से पतित हो जाते हैं। स्मरणीय तथ्य: भारत में यूरोपीय कंपनियां के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी से हुआ था, यानी कि यह वो क्रम है। इस तरीके से सबसे पहले भारत में पुर्तगीज आए थे, उनके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क से लोग आए थे और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत का जो कालक्रम है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का महत्व इसलिए था क्योंकि वे काफ़ी समय तक यहाँ डटे रहे थे। क्योंकि सबसे अच्छी स्थिति में पुर्तगीज और फ्रांसीसी ही थे। कहा जाता है कि अगर फ्रांस बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता हिंदुस्तान से तो शायद यहाँ की रूपरेखा अलग होती। यहाँ पर अंग्रेजों की जगह फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ करता। इसके अलावा भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा और दूसरा था पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था फ्रांसिस्को अल्मेडा और जब अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले आने वाले लोगों में थे जॉन मिल्डे हॉल। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली, इन सभी शहरों के संस्थापक थे क्रमशः, यानी कि बम्बई के संस्थापक थे गेराल्ड ओंगिया, कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चनार्क, मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे और दिल्ली के संस्थापक के रूप में एडविन लुटियंस का नाम आता है। अंग्रेजों का विरोध करने वाला सबसे पहले जमींदार थे वर्धमान का जमींदार शोभा सिंह। इसके अलावा मुगल काल के दौरान जो भी सांस्कृतिक विकास हुए, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो भी विकास देखने को मिलते हैं उनके कुछ चर्चाएं हैं। जैसे कि सबसे पहले बाबर, यानी कि मुगल राजवंश की जब यहाँ पर नींव पड़ती है बाबर के द्वारा, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, इस तरह के जो शासक वर्ग आते हैं, तो इन सारे मुगल शासकों ने क्या किया था, हमारी भारतीय संस्कृति के विकास में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। उसके सांस्कृतिक विकास को प्रसार करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जाने माने जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य मुगल शासन के दौरान ही किया गया था और मुगल शासक संस्कृति के शौकीन थे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जहांगीर का शासनकाल क्या था, वो चित्रकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासनकाल माना जाता है। वो खुद भी बहुत ही बड़ा चित्रकार था। इसके अलावा शाहजहाँ को तो मुगल शासन वर्ष का स्वर्णकाल माना जाता है क्योंकि इस समय में प्रसिद्ध ताजमहल बना, वास्तुकला का बहुत ज़्यादा उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखें तो मुगल शासकों के समय में संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ था। इन सब के अलावा शिक्षा के प्रसार में भी बहुत ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। मुगल परंपराओं ने कई क्षेत्रीय और स्थानीय राज्यों की महलों एवं किलाओं को अत्यधिक प्रभावित किया था। तो यह थे हमारा मुगल साम्राज्य, मुगल काल। इसके साथ ही ये मुगल साम्राज्य का शासक वर्ग यानी कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।